हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उच्च न्यायालय। स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, बल्कि पिछले क्लास में भी उच्च न्यायालय हमने देखा था। उच्च न्यायालय के दूसरे पार्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने देखा किस प्रकार से हाई कोर्ट के जज जो होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, और अलग अलग आर्टिकल्स में हमने देखा अलग अलग प्रकार से उनके बारे में क्या प्रावधान है। तो आइए उससे आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं अगले कुछ आर्टिकल्स को, जिसमें हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी तथ्य होंगे उन पर हम विचार करेंगे। तो हाई कोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उन्हें वेतन कहाँ से प्राप्त होता है, फिर वेतन प्राप्त होने के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर पेंशन उन्हें कहाँ से मिलती है, ये देखने वाले हैं। तो हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, हाई कोर्ट के जजेस को राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। जिस राज्य के वो न्यायाधीश हैं, जिस राज्य के हाई कोर्ट के, उस राज्य के जो संचित निधि होगा उसी से उन्हें वेतन दिया जाता है। जबकि पेंशन जो है वो भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाता है, यानी कि भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट का जो संचित निधि होता है उससे पेंशन दिया जाता है। इसका कारण यह है कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट में। तो इसलिए वो जिस समय जिस हाई कोर्ट में होंगे तो उस स्टेट के संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। लेकिन फिर जब वो रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन देने की बारी होती है, तब तक वो जज जो हैं, हाई कोर्ट के जो जज रह चुके हैं, वो बहुत सारे स्टेट में जज रह चुके होते हैं। तो कोई प्रॉब्लम ना हो अलग अलग राज्यों को एक तरह से, तो उस कारण से भारत के ये जो संचित निधि है इससे इन्हें पेंशन दिया जाता है। पेंशन हमने देख लिया और वेतन देख लिया, दोनों संचित निधि से दिया जाता है। फिर उसके बाद पद पर रहते हुए जब वो पद पर हैं न्यायाधीश हाई कोर्ट में, तो उनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि उनके वेतन को घटाया नहीं जा सकता। बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता है, हानिकारक परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल 220 यानी कि आर्टिकल 220, इसमें सेवानिवृत्ति की बात की गई है। जो जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं हाई कोर्ट के जज, यानी कि जब रिटायर हो जाते हैं हाई कोर्ट के जज, उसके बाद वो जिस हाई कोर्ट में वो जज रह चुके हैं उस हाई कोर्ट में वो अधिवक्ता के तौर पर, यानी कि वकील का कार्य वो नहीं कर सकते। जैसे कोई भी जो हाई कोर्ट के जज जो रह चुके हैं, हरियाणा का क्या है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, यूपी हाई कोर्ट में, जैसे इस तीनों हाई कोर्ट में रह चुके हैं जज, तो इन तीनों हाई कोर्ट में वो अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी हाई कोर्ट बचे और सुप्रीम कोर्ट, वहाँ वो अधिवक्ता के तौर पर कार्य कर सकते हैं। तो इसमें यही बात है कि वह जहाँ मतलब वो अपना उन्होंने कार्य किया है जज के तौर पर, वहाँ वे अधिवक्ता के तौर पर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 220 था यह। फिर आर्टिकल 222 222, जिसमें है कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ विचार विमर्श करके हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफ़र होता है, वह कैसे होता है, वह राष्ट्रपति करते हैं और विचार विमर्श करते हैं किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे विचार विमर्श करके उसके बाद फिर हाई कोर्ट के जजेज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि आर्टिकल 222 में है। तो यह स्थानांतरण की बात हमने देखी। फिर आर्टिकल 223
इसमें मुख्य न्यायाधीश का पद यदि किसी कारणवश रिक्त हो जाए या वो कार्य करने में सक्षम नहीं हो या किसी कारण से वो अपसेंट हो जाते हैं कुछ दिनों तक, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद था, उसी प्रकार से हाई कोर्ट में भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद है। यदि किसी कारणवश उनका पद रिक्त हो जाता है तो उस समय राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी अन्य जज को, मतलब जो दूसरे हाई कोर्ट में जज होंगे, उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है उन्हें, अन्य न्यायाधीश को। जैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी था, यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो उस सिचुएशन में जो राष्ट्रपति होंगे वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेंगे, जो कि कार्यवाहक तत्काल के रूप में एक तरह से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। और यहाँ पर भी आर्टिकल 223 में प्रावधान है, हाई कोर्ट में भी। तो फिर आर्टिकल 224 की यदि बात की जाए तो इसमें हाई कोर्ट के कार्यों में यदि वृद्धि हो जाती है या कोई मामला, बहुत सारा मामला पेंडिंग हो जाता है, हजारों के मामले में हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में बहुत सारे मामले पेंडिंग पड़े हुए भी हैं, लाखों की संख्या में। यदि इस प्रकार मतलब कार्यों में वृद्धि हो जाती है या कोई बहुत सारा मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में जज जो है होते हैं, मतलब जजों की नियुक्ति की जाती है अन्य प्रकार की, पहले से लंबित मामले या कार्य में वृद्धि होने के कारण CJI से विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे। वो कौन से जज होंगे? वो होंगे अतिरिक्त न्यायाधीश, एडिशनल जज उसे बोलते हैं। जैसे वहाँ पर एडहॉक जज की नियुक्ति की जाती थी सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर एडहॉक जज की नियुक्ति नहीं की जाती है बल्कि अतिरिक्त जज, यानी कि उसी प्रकार की नियुक्ति होती है लेकिन यहाँ पर अतिरिक्त जज बोला जाता है। तो ये अतिरिक्त जज की नियुक्ति की जाती है, जो कि 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। अतिरिक्त जज को 2 सालों के लिए नियुक्त किया जाता है। तो वो कार्य में वृद्धि हो जाए किसी कारण क्या मतलब, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो उसमें तो कार्य में वृद्धि हो ही सकती है। फिर पहले से पेंडिंग मामला हो तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति को लगता है कि यहाँ पर और मतलब जज की कमी है, तो इस कारण से जज की नियुक्ति की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से विचार विमर्श करके। और सुप्रीम कोर्ट में जो था, यह कार्य में वृद्धि वहाँ पर उल्लेख नहीं था, वहाँ पर कार्य में वृद्धि का उल्लेख नहीं था बल्कि वहाँ कोरम का उल्लेख था। कोरम की यदि पूर्ति ना हो तो उस कारण से कोरम की पूर्ति के लिए जज की मतलब एडहॉक जज की तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती थी। यहाँ पर कार्य में वृद्धि की बात की गई है। फिर आर्टिकल 226 इसमें हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। जैसे हमने देखा था आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग, जो कि इसमें हाई कोर्ट के द्वारा इंजक्शन जो कि 6ठे प्रकार का रिट है। 5 रिट हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 32 में, और ये 6ठा रिट है जो कि इंजक्शन है, जिसमें कि इंजक्शन नामक याचिका के द्वारा अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ दे सकता है। कौन? हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट को भी अधिकार है रिट जारी करने का। तो आर्टिकल 226 हमने देख लिया। उसके बाद आर्टिकल 227 देखने वाले हैं। तो इसमें आइए देखते हैं क्या है। आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट को अपने अधीन आने वाले सभी कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के अंडर बहुत सारे कोर्ट होते हैं,
लोअर कोर्ट जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, वो सारे हाई कोर्ट के अधीन आने वाले सभी कोर्ट का अधीक्षण यानी कि सुपरविजन करने का अधिकार है। यानी कि वहाँ पर जा सकते हैं, वो उसका मतलब जांच कर सकते हैं, वो सही काम कर रहा है, गलत कर रहा है वगैरह जो होता है, अधीक्षण करने का अधिकार है। यानी कि हाई कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट जितने भी कोर्ट हैं उसके अंडर, उन सभी कोर्ट में वो जाके ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो अधीनस्थ कोर्ट हैं वो उस हाई कोर्ट के अंडर आता है, तो इस कारण से ऐसा किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 228 है, जिसमें कि हाई कोर्ट सत्र न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को अपने पास बुला सकता है, अपने पास मंगवा सकता है। किसी भी सत्र न्यायालय में यानी कि अधीनस्थ कोर्ट में कोई भी मामला यदि चल रहा है, हाई कोर्ट को लगता है कि उस मामले की सुनवाई वो उतनी अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता है, तो उस कारण से उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है। यह हाई कोर्ट का अधिकार है, आर्टिकल 228 के अकॉर्डिंग अपने पास मंगवा सकता है। और इसमें एक बात और है, यदि सुप्रीम कोर्ट के पास था कि यदि इस तरह का है, मतलब यदि उसे लगता है कि यह मामला या यह जो वाद है, जो केस चल रहा है, इस पर हाई कोर्ट मतलब एक तरह से ठीक से सुनवाई नहीं कर सकता, तो वो अपने पास बुला लेता, अपने पास मंगवा सकता था, या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता था। लेकिन हाई कोर्ट अपने पास तो मंगवा सकता है, लेकिन एक सत्र न्यायालय से दूसरे सत्र न्यायालय में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ कुछ डिफरेंस भी है, कुछ कुछ सिमिलरिटीज भी है, यह हमें देखकर चलना पड़ेगा, इसी से क्वेश्चन उठता है। तो यह हमने देखा, किसी भी सत्र न्यायालय में कोई मामला चल रहा हो तो अपने पास सिर्फ बुला सकता है, एक सत्र न्यायालय से दूसरे सत्र न्यायालय में नहीं भेज सकता है, नहीं भेज सकता। फिर आर्टिकल 229 है, आर्टिकल 229, इसमें क्या है, इसमें हाई कोर्ट में जितने भी अधिकारी, जितने भी कर्मचारी हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्निंग हाई कोर्ट, यानी कि उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उसके द्वारा हाई कोर्ट में कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। तो आर्टिकल 229, तो हमने देखा किस प्रकार से हाई कोर्ट के जजेज जो होते हैं उन्हें वेतन कहाँ से मिलता है, फिर पेंशन किस प्रकार से मिलता है, कहाँ से फिर उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद वह एडवोकेट के तौर पे कहाँ काम कर सकते हैं, कहाँ काम नहीं कर सकते हैं। फिर राष्ट्रपति के मतलब विचार विमर्श, राष्ट्रपति के साथ विचार विमर्श के बाद वो हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। फिर उन मुख्य न्यायाधीश की यदि पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाती है तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर हाई कोर्ट में कार्यों की यदि वृद्धि हो जाए या पेंडिंग मामला बहुत सारा हो तो उस कारण से ये एडिशनल जज की नियुक्ति कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से विचार विमर्श करने के बाद। फिर रिट जारी करने का अधिकार है जो कि इंजंक्शन नामक रिट है। फिर उसके बाद हमने आर्टिकल 227 में अधीक्षण को देखा, किस प्रकार से अपने अंडर जितने भी सत्र न्यायालय हैं उन सभी का ये सुपरविजन कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 228 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के सत्र न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को अपने पास बुला सकते हैं, मंगवा सकते हैं, लेकिन एक सत्र न्यायालय से दूसरे सत्र न्यायालय में नहीं भेज सकते। फिर हाई कोर्ट के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उन सभी की नियुक्ति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं। तो आज हमने इन सारे तथ्यों को देखा, तो कैसा लगा ये क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं।